नए ड्रामा की स्टार्टिंग में लिली अपने बॉस जॉन को कॉल करके कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देते? जॉन कहता है, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें एज सेक्रेटरी रखा था, अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं। ऐसा कहते ही वो फोन कट कर देता है। लिली इस रिजेक्शन से इतना ज्यादा टूट जाती है कि वो खुद को हर्ट करने का डिसाइड करती है। ये बात जॉन को पता नहीं था, लेकिन हाँ, अगले दिन ये बात पूरे शहर को पता चल जाता है। जॉन बहुत ही फेमस था, उसके बारे में ये न्यूज़ आ जाता है। उसकी सेक्रेटरी ने किया उसे प्रपोज और जब जॉन का मिला रिजेक्शन तो उसने कर लिया खुद को हर्ट। ऑफिस में सारे लोग इस बारे में गॉसिप कर रहे थे, लेकिन तभी लिली उनके सामने आ जाती है और कहती है, आज भी तुम लोग इन न्यूज़पेपर की न्यूज़ पे ट्रस्ट कर रहे हो? देखो, मैंने अपनी कोई कलाई नहीं कट की है, मैं बिल्कुल फाइन एंड फिट हूँ। और हाँ, अगर मैंने जॉन को प्रपोज भी किया होगा और उसके रिजेक्शन की वजह से मैं खुद की जान क्यों देने लगी, इकलौता वही लड़का इस दुनिया में नहीं है। बेहतर होगा कि आप लोग इस गॉसिप के बारे में ज्यादा ध्यान न दें और अपने काम पर फोकस करें। तभी वहां पर जुआन आ जाता है। जुआन यहाँ पर लिली को देख कर के कह रहा होता है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें कल फायर कर दिया था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस बात पर लिली उसे कहती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि तुम्हारी कंपनी के लिए मैं हैंडल कर रही हूँ, अगर तुमने मुझे निकाल दिया तो फिर ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जॉन कहता है, ओह, तब तुम मुझे धमकी दे रही हो? लिली कहती है, ऐसा धमकी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन बस समझ लो कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। जॉन लिली की कोई बात नहीं सुनता है और उसे कंपनी से गार्ड्स को निकाल देने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर उसे दूसरी कंपनी से कॉल आ जाता है कि आपने जो है प्लान ड्राफ्ट करके भिजवाया नहीं। लिली अब तक पहुंची नहीं है। अब जॉन सोचने लगता है कि सच में लिली इस प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे कंपनी में वापस लाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये लिली नहीं है, ये उसकी जुड़वा बहन एंजिया है। दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। एंजिया को गांव में पाल पोस करके उसकी मम्मी ने बड़ा कराया और लिली को शहर में। लिली जब ये करने के बाद कोमा में थी तो एंजिया को उसकी जगह काम करने के लिए भेजा गया था, वरना घर में खर्चा कहाँ से आता। हालांकि एंजिया को लिली की लाइफ में ज्यादा क्या चल रही है तो पता नहीं था, बस इतना पता था कि यहाँ पर उसने जुआन को कन्फेस किया है। अब उसकी मम्मा उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ पर अपनी बहन की जगह काम करना होगा, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अगर तुम लिली की तरह नहीं दिख रही होती है तो हम तुम्हें कभी भी यहाँ लेकर के आते ही नहीं। एंजिया की मजबूरी हो जाती है, उसे ये जॉब ज्वाइन करना ही पड़ता है। वो सोचती है उसके पास तो पैसे भी नहीं है, माला वो कैसे ये सर्वाइव करेगी, उसे अपना कॉलेज भी कंप्लीट करना था। तभी जॉन का सेक्रेटरी आता है और वह एंजिया को कहता है, बॉस ने तुम्हें काम पर रखने के लिए हाँ कह दिया है, लेकिन उनकी यही शर्त है कि तुम इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचोगी। एंजिया कहती है, हाँ, ये मुझे भी पता है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जॉन के बारे में अब कुछ भी नहीं सोचूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ और सिर्फ काम करने वाली हूँ। उसका सेक्रेटरी सोचने लगती है, ये इतनी कैसे बदल गई और इतनी जल्दी इतना चेंजेस कैसे आ गया? कल तक तो ये हमारे बॉस के पीछे ही पड़ी रहती थी। दूसरे सीन में एंजिया लिली की जगह अब ले चुकी थी और सेक्रेटरी के तौर पर जॉन के लिए कॉफ़ी लेके जाती है और जॉन को कहती है, डोंट वरी, ये जॉब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली हूँ जिससे कि मुझे दोबारा जॉब से निकाल दिया जाए। जॉन यहाँ पर कॉफ़ी पीता है तो देखता है कि इसमें शुगर मिला हुआ। उसका सेक्रेटरी से कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें ध्यान नहीं है क्या? जॉन कभी भी चीनी वाली कॉफ़ी नहीं पीता है। एंजिया को याद आता है उसने तो जॉन के प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा ही नहीं है। वो सॉरी बोलने लगती है। उसका सेक्रेटरी दूसरी कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाता है। ज़ोन यहाँ पर एंजिया को कहता है, तुम ऐसे जानबूझ कर कर रही हो मेरा टेंशन पाने के लिए, और वो उसके पास जाने लगता है। वो कहता है, अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भी देखा तो ये फाइनल होगा कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। एंजिया उसे कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें पहले पसंद करती थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है जब से तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। मेरी पूरी फैमिली मेरे सैलरी पर डिपेंडेंट रहती है। मेरे अकाउंट में सिर्फ 200 जुआन है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिस वजह से कि मेरी जॉब चली जाए। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते हो क्योंकि तुम बहुत ही अमीर हो। तुम्हें पैसों की कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं इतनी अर्जेंटली। आई होप कि तुम मुझे मेरा काम पर छोड़ दो और मैं कभी तुम्हारे साथ इंटरैक्ट करूँगी। तो जुआन इस चीज़ के लिए मान जाता है, बट उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। पिछले 3 सालों से लिली जुआन की कंपनी में काम कर रही थी। उसे समझाता है, तुम्हारे 3 साल के हार्ड वर्क के लिए मैंने तुम्हें दोबारा काम पर रखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए और तुम 3 सालों से काम कर रही हो, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? एंजिया कहती है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। और मन में ये बात बोलती है। जुआन को तो वो चाह करके भी ये बात
बता नहीं सक रही थी। जॉन उसे वार्न करता है, मुझे दोबारा पता चला कि तुमने मुझसे कोई झूठ बोला है, ये चीट किया है, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। एंजिया को ये डर सताने लगता है कि अगर कल को उसे पता चले कि मैं एंजिया हूँ ना कि लिली, तो फिर वो क्या करेगा। लेकिन फिलहाल उसके लिए जॉब बहुत ही ज़्यादा मैटर करता था, दैट्स वाई वो जॉन को कुछ भी नहीं बताने का डिसाइड करती है। चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाती है। जॉन की नज़रें ये ढूंढ रही थी कि एंजिया काफ़ी बदली-बदली सी है, बट वो ये कभी नहीं सोचता है कि हो सकता है कि ये कोई और भी हो सकती है। बिल्कुल दोनों सेम ही दिखते थे ना, दैट्स व्हाई। एंजिया वहाँ से बाहर जाती है तो उसे एक कॉल आता है। एक्चुअल में वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी और उससे उसके बॉस का कॉल आ रहा था। ऑफिस के बाद वो उस पार्ट टाइम जॉब के लिए जाने वाली थी। इधर जॉन घर लौट रहा था तो उसे पता चलता है किसी ने उसके ग्रैंडफादर पर अटैक किया है। जॉन को इस बात की काफी फिक्र हो रही होती है। वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, तभी रास्ते में उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो जिस इंसान को खोज रहा है, जो कि उसकी कंपनी के लिए खतरा है और पंगे क्रिएट कर सकता है, वो क्लब में देखा गया है। तो जॉन सोचता है कि पहले वो क्लब जाकर के उस इंसान को पकड़ लेता है, उसके पास से प्रूफ्स वगैरह कुछ जमा कर लेता है। आफ्टर दैट वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाएगा। इसी वजह से वो उस क्लब में पहुंच जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि जैसे वो क्लब पहुंचता है तभी वहां पर उसका भाई, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई गू वहां पर आ जाता है। गू को जॉन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उसके स्टेप मदर का सन था। दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर के हमेशा ही बहस होती रहती थी। जितना काम गो यहाँ पर दिखाता था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। ये तो साफ था कि दोनों भाइयों के बीच बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन फिलहाल चाह करके भी गुआ जॉन यहाँ पर कुछ कर नहीं सक रहा था। गो को इग्नोर करके वो उस पर्सन को ढूंढने के लिए क्लब में अंदर जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं एंजिया वेट्रेस के तौर पर काम कर रही थी। एक बदमाश इंसान उसे छेड़ रहा होता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलता है। बदतमीजी जब हद से ज्यादा हो जाती है तो एंजिया गुस्से में आकर के उसे मना कर देती है। अब ये देखते ही वो इंसान उस पर गुस्सा करने लगता है कि एक वेट्रेस मुझे कैसे मना कर सकती है, और वो उसे काफी ज्यादा वाला बुली करने लगता है। जैसे ही जॉन उस क्लब में एंटर करता है तभी एक जोर से ब्लास्ट होता है और पूरे क्लब में आग लग जाता है। एंजे की नज़र यहाँ पे जॉन पे पड़ती है। उसे लगता है कि वो उसे सेव करेगा, लेकिन सब अपनी जान बचा करके निकल रहे थे। जॉन उस इंसान को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे वह इंसान इस फायर में कहीं दिखता नहीं है। पूरी जगह भगदड़ मची हुई थी और एंजे यहाँ पर उस मास्क वाले इंसान से टकराती है। वो उसे सेव करने का कोशिश करने लगती है। वो इंसान उस सिचुएशन का फायदा उठाता है और एंजिया के ड्रेस में वो पेन ड्राइव डाल देता है। एंजिया इस चीज को नोटिस नहीं कर पाती है। वो उसे सेव करने का कोशिश ही कर रही थी कि तब तक पूरी भीड़ उसे बाहर खींचते हुए लेके जाती है और वो इंसान वहीं रह जाता है। बाहर जाकर के एंजिया को रिग्रेट होता है कि वो इंसान को बचा नहीं पाई। जॉन और उसका सेक्रेटरी ये चीज देखकर वो सोच रहा होता है कि एंजिया इतनी अलग सी है, वो इतने आग लगने के बाद भी वो उस इंसान को बचाने का कोशिश कर रही है। लेकिन भीड़ उसे अंदर जाने नहीं देती, शायद वो इंसान अब मर चुका होगा। जॉन अपने सेक्रेटरी को कहता है कि उस पेन ड्राइव के बारे में पता लगाओ। वो पेन ड्राइव गया कहाँ और वो इंसान कहाँ गायब हो गया। एंजिया जॉन को देखती है। इस भीड़ में जॉन अपनी कार में बैठ करके वहां से चले जाता है। एंजिया को लगता है कोई इंसान इतना क्रूएल कैसे हो सकता है। उसने उस इंसान को बचाने का कोशिश भी नहीं किया। वो घर पहुंचती है, अपने ड्रेस में उसे वो पेन ड्राइव मिलता है तो उसे लगता है उसने जो अपने कॉलेज के लिए थीसिस तैयार किया था ये वही पेन ड्राइव है। तो वो चुपचाप उसे संभाल करके रख लेती है। उसे पता नहीं था कि इस पेन ड्राइव की वजह से उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाने वाली है। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ पर कि गो अपने डैड के साथ वहाँ आया हुआ था और ग्रैंडफादर जिंदगी और मौत के बीच अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। जॉन वहाँ पर पहुंचता है तो उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो कहाँ रह गया था। ग्रैंडफादर के जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा कौन है जिसके लिए वो वहां से गया था। जॉन भी उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इसका पर्सनल मैटर है। हर बात पर उसके डैड गो की बड़ाई करते हैं, कितना ज्यादा सेंसिबल है। जैसे ही ग्रैंडफादर के साथ ऐसा हुआ वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच गया। तुम्हें अपने भाई से कुछ सीखना चाहिए और कुछ समझना चाहिए। जुआन कहता है जब तक मैं इस इंसान को पता नहीं लगा लेता कि किसने मेरे ग्रैंडफादर पर अटैक किया है, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। उसके फादर उसे कहते हैं ग्रैंडफादर फिलहाल कोमा में है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और हाँ, तुम दोनों में से जो भी ग्रैंडफादर के किलर को पहले ढूंढ कर लेके जाएगा, कंपनी वही संभालने वाला है। जॉन तो वैसे भी
ये करने ही वाला था, उन्हें कंपनी मिले या ना मिले इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो लोग सब साथ में खाना खा रहे होते हैं, तो उसकी स्टेपमदर बहुत ही बदमाश थी। वो बात-बात पे जॉन की अपने हस्बैंड के सामने बुराई किया करती थी और अपनी बेटी की बड़ाई कर देती। वो कहती, "क्यों ना कंपनी में भी अम्मू को जॉब पे लगा दो, वो भी 28 इयर्स का हो चुका है।" और उसके फादर को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जॉन इस चीज़ के लिए मान नहीं रहा होता है। उसकी शादी की भी बात हो रही थी, तो जॉन साफ तौर से मना कर देता है। वो उसे कह देता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए अपनी स्टेपमदर की बताई हुई लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। बेहतर होगा आप लोग ये सपना अपने दिमाग से निकाल दें। ऐसा कह के वो कमरे से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है, तब यहाँ पर इस तरीके से उसे एंजिया का कॉल आता है कि वो उसके विला पर है, कुछ काम के बारे में डिस्कस करना है। जॉन अपने सेक्रेटरी को कहता है कि मैं एंजिया को टाइम पास गर्लफ्रेंड बनाने वाला हूँ, फेक गर्लफ्रेंड बनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ चेक करनी है कि उसके मन में अब सच में मेरे लिए कोई फीलिंग तो नहीं है। वो फीलिंग नहीं है तो ही वो एंजिया को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाएगा। इधर एंजी इस बात से अनजान जॉन के घर में एंटर करती है। वो उसे ढूंढ रही होती है, तभी उसे लगता है कि शायद जॉन ड्रिंक करके स्विमिंग पूल में है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो डूब तो नहीं रहा। वो जॉन को देखने के लिए जाती है, तो वो उसे स्विमिंग पूल में अंदर खींच लेता है। ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए वो उसे किस करने का कोशिश करते हैं। अब अगर यहाँ पर लिली होती तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि जॉन उसका क्रश था। लेकिन ये एंजिया है, तो वो उसे फोर्सफुली रिजेक्ट कर देती है। जॉन स्विमिंग पूल पर ऊपर चढ़ता है। एंजिया उस पर गुस्सा कर रही होती है कि मैं यहाँ पर अपना काम डिस्कस करने के लिए आई थी, मुझे लगा कि तुम स्विमिंग पूल में डूब रहे हो। तुम ये क्या ड्रामा लगा करके रखे हुए हो। जॉन यहाँ पर एंजिया को टॉवेल ऑफर कर देता है। फिर जब वो लोग कमरे में जाते हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ। एंजिया कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बस यहाँ पर अपना काम डिस्कशन करने आई थी। जॉन का सेक्रेटरी आता है और एंजिया को 10 मिलियन ऑफर करते हैं और कहते हैं कि 10 मिलियन तुम्हारा प्राइज गिफ्ट होगा अगर तुम कुछ टाइम के लिए जॉन की फेक गर्लफ्रेंड बन के रोल प्ले करो। तो उसकी फैमिली उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। एंजिया साफ तौर से उसे मना कर देती है और कहती है कि वो इस प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं है। और उसका सेक्रेटरी जॉन का मजाक उड़ाने लगता है आपका चार्म अब कम हो गया है। तभी वहां पर उसे कॉल आता है कि वो बंदा एक्चुअल में गायब हो चुका है, जिसे कि वो लोग ढूंढ रहे हैं। इधर एंजिया घर जाती है, तो देखती है उसके बॉमडैड ने उसकी शादी किसी और से सेट करने का प्लान कर दिया। कोई गांव का ही लड़का है। एंजिया कहती है, लेकिन वो तो मेंटली अनस्टेबल है और आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस बात पर उसकी फैमिली कहती है कि यहाँ पर क्या हो गया, वो मेंटली अनस्टेबल है तो वो अच्छा खासा विथोरल गिफ्ट दे रहे हैं। एंजिया इस बात पर बोल देती है कि एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से शादी करने का प्लान कर रही हूँ। मैं जल्दी ही उसे आपसे मिलने के लिए लेकर के आऊँगी। ऐसा बोल कर के वो कमरे के बाहर निकल जाती है। उसकी फैमिली इस बात पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि यहाँ पर एंजिया दूसरा बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती है। फिलहाल एंजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो बाहर जाकर के जॉन को कॉल करती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वो फेक गर्लफ्रेंड वाला प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन ऑफिस में जॉन यहाँ पर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। एंजिया को वो कहता है कि तुम्हें बस मेरी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं है। एंजिया कहती है, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। मेरी लाइफ में मुझ पर जब भी प्रॉब्लम आएगा, तुम बिना कुछ सोचे समझे मुझे सबसे पहले प्रोटेक्ट करोगे। क्या तुम इतना कर सकते हो? जॉन ओके बोल देता है और ऑफिस में उसके कोई आने वाला था। दरअसल वो सबको ये दिखा रहा होता है कि वो एंजिया से बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, तो वो इसको बिल्कुल करीब चले जाता है। वो लड़की आती है, तो वो उन दोनों को पास-पास देख कर के शॉक्ड हो जाती है। जॉन उसे फाइल रख के जाने के लिए बोल देता है। उसकी फाइल रख के वहाँ से जाने के बाद वो एनजीओ को कहता है, इसी तरीके से तुम्हें हर जगह मेरी फेक गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करनी है। दूसरी बात, अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और मुझे झूठ बोला, तो फिर 10 मिलियन तो तुम्हें मुझे लौटाने होंगे। बदले में 5 मिलियन और लौटाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, हम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करते हैं, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और अगर हमारे पास हमारा कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? एंजिया मान जाती है, बट एक बार को उसे इस बात का डर था, अगर किसी रीज़न से उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो फिर वो एक्स्ट्रा 5 मिलियन कहाँ से दे पाएगी। लेकिन अभी उसे 10 मिलियन का ये प्राइस भी दिख रहा था, और ऊपर से फैमिली से उसे जॉन प्रोटेक्ट भी तो करने वाला था। दैट्स व्हाई वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ सोचने के बाद साइन कर देती है।
जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलती तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जुआन का दूसरा भाई आज कंपनी आने वाला है। सब उन्हें देखने के लिए जाते हैं। एंजिया उसे दूर से ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही गो यहाँ पर आता है तो वो एंजिया को देखते ही पहचान जाता है। पहले जब वो गांव में रहा करता था तो एंजिया उसे काफी ज्यादा एडमायर करती थी, क्योंकि वो एक अच्छा पेंटर था। वो एंजिया को देखते ही पहचान जाता है कि ये एंजिया है। एंजिया से जैसे ही वो बात करने के लिए जाता है, एंजिया को डर था कि कहीं उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील ना हो जाए। तभी वहाँ पर रोहन आता है और ये देखता है कि गू यहाँ पर एंजिया में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो यहाँ पर तुरंत ही उसे 10 मिलियन उसके अकाउंट में भेज देता है। एंजिया ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है। जोहान कहता है, अब एंजिया मेरे साथ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, तो फिर यहाँ पर 10 मिलियन देने में क्या ही फ़र्क पड़ता है। गोको यहाँ पर ये करके वो इंट्रोड्यूस कराता है कि एंजिया एक्चुअल में गर्लफ्रेंड है मेरी। एंजिया को वो याद दिलाता है कि अगर उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो वो 5 मिलियन का कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा। एंजिया की यहाँ पर अलग ही मजबूरी थी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो हाँ कह देती है। गो से कहता है चलो ठीक है, अगर जुआन की एक गर्लफ्रेंड है तो शाम में डिनर पर अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ही उसे लेकर के आना। एंजिया भी तो वो हमारी होने वाली घर की फैमिली मेंबर है ना, हमारी भाभी होने वाली है। तो फिर जॉन इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। गोकू को कहता है बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो तो काम करो। ज़्यादा इधर-उधर की बातों पर ध्यान दोगे तो गॉसिप करना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा करके वो उसे ऑफिस में जाने के लिए बोलता है। एंजिया को अपने ऑफिस में लेकर के जाता है और खुद का हैंड क्लीन करने के लिए कहता है। एंजिया समझ नहीं पाती है उसे हो क्या गया है। वो एंजिया को वार्न करता है कि वो गो से दूर रहे। जब यहाँ पर वो उसकी गर्लफ्रेंड सबके सामने ऐसे बन के है तो फिर एंजिया को दूसरे लड़कों से डिस्टेंस बना करके रखना पड़ेगा। अभी जॉन की जेलसी थी या वो सच में गो से नफरत करता था, इसी वजह से एंजिया को उससे दूर कर रहा था, ये तो फिलहाल वो ही जाने। यहाँ पर वो एंजिया को कहता है अगर मैंने देखा तुम्हें किसी और लड़के के साथ चिट चिट करते हुए तो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। एंजिया यहाँ पर घबरा जाती है। उसे 5 मिलियन का कंपनसेशन भी तो देना पड़ेगा। जॉन उसे एक फाइल देता है और कहता है ये हमारी फैमिली का बैंक नोट है, इसे याद कर लो। जब एंजिया उसे पढ़ रही होती है तो उसमें उसकी मॉम के बारे में भी लिखा हुआ था। वो काफ़ी सिंपैथी वाली आँखों से जॉन को देखने लगती है तो उससे पूछता है क्या हुआ? एंजिया कहती है तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है ना, तुम उन्हें मिस करते होगे। जॉन कहता है मैंने तुम्हें ये चीज़ें याद करने के लिए दी है, ना कि यहाँ पर ये देखने के लिए कि तुम मुझ पर सिंपैथी करो। मुझे किसी की सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो उसे कह देती है कि हाँ ठीक है, एक्चुअल में मुझे कभी मेरी माँ का प्यार नहीं मिला, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम उन्हें मिस करते होगे। शाम में जॉन एंजिया को अपनी फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसकी स्टेप मदर आती है और एज यूजुअल उसके साथ काफ़ी बुरा बिहेव करने लगती है। उसे पता चलता है कि वो अपने सेक्रेटरी को गर्लफ्रेंड बना करके लेकर के आया हो, तो जोहान कहता है हाँ तुम्हीं से तो सीखा है मैंने मिस्ट्रेस बनना और काफ़ी सारी घटिया चीज़ें करना। वो गुस्सा होकर के यहाँ पर जोहान के ऊपर पर्स से अटैक करने लगती है तो एंजिया बीच में आ जाती है और उसके बीच में चोट लग जाता है। जोहान को लगता है ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो है अ, वो कहने लगती है एंजिया कि आपने दोबारा अगर इसे हर्ट किया है तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी और फिर सोचना कि आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ उसका भाई बीच में यहाँ पर सिचुएशन को सँभालने के लिए आ जाता है और जाकर के भी उसकी मॉम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती है। तो उसकी मॉम यहाँ पर देखती है कि वो सिचुएशन को हैंडल आउट कर रहा है। वो यहाँ पर एंजिया को फ़िलहाल परेशान नहीं करता है और एंजिया वॉशरूम के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि जॉन अपने सेक्रेटरी को उस पर नज़र रखने के लिए कहता है कि वो उसे हर्ट ना करे। इधर वो गो संभलती है, गो से कहता है मुझे पता है कि तुम वही मेरी लिटिल सिस्टर हो, जो कि गाँव में मेरे आगे-पीछे घूमा करती थी। और यहाँ पर कहता है कि डोंट वरी, मैं नहीं पूछूँगा तुम्हारे और गो के बीच में जॉन के बीच में क्या चल रहा है। बट आई होप कि यहाँ पर कुछ ऐसे पंगे ना हो, जिस वजह से कि यहाँ पर और भी मुसीबतें बढ़ जाएँ और अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी, तो तुम यहाँ पर ज़रूर ही मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हो। तो वो भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और उसे थैंक्स बोल रही होती है कि चलो कोई तो है यहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद वो लोग
खाने के लिए चले जाते हैं। उसकी मॉम कहती है, "अच्छा, तो तुम भी इसके पीछे पड़े हुए हो?" वो कहता है, "ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये मेरे ज़ुबान के खिलाफ काम आ सकती है।" उसकी मॉम कहती है, "मुझे लगता है कि ये दोनों फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इन्हें ओपन अप करने का मेरे पास सॉल्यूशन है।" जब ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो जानबूझ करके उसके डैड मतलब उसके डैड को तो लग रहा था कि ये दोनों सीरियस है, तो वो शादी-वादी के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों ही शादी के लिए मना कर रहे थे। लेकिन उसकी मॉम जानबूझ करके कह रही होती है को कि तो अगर तुम दोनों एक-दूसरे को प्यार करते हो, तो शादी करने में फिर क्या ही प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों रियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वरना शादी के लिए कभी मना नहीं करते। अब यहाँ पर इन चीज़ों को सीरियसली दिखाने के लिए कि हाँ, वो दोनों यहाँ पर एक्चुअल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ज़ुआन यहाँ पर सडनली एनजे को किस कर लेता है। जिसे देख कर के उसकी सारी फैमिली भी शॉक हो जाती है। सबसे ज़्यादा शॉक तो एंजिया थी। उसके फादर उसे कहते हैं, "ठीक है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, दोबारा ये पब्लिक में हरकत करने की ज़रूरत नहीं है।" और वो लोग फ़िलहाल वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही एंजिया यहाँ पर जॉन से गुस्सा करने लगती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा करना कहीं नहीं लिखा हुआ था। जॉन से कहता है, "ठीक है, 10 मिलियन मैं और दे देता हूँ।" एंजिया इस बात से भड़क जाती है और कहती है कि जब फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं था तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जोआना से कहता है ये सिचुएशन की नज़ाकत थी, मैं क्या करता? लेकिन एंजिया कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो गुस्सा हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ करके वहाँ से जाने लगती है। जोआन उसे 5 मिलियन का भी याद दिलाता है लेकिन फिर भी एंजिया यहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो जोआन की इस हरकत से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है तो एक इंसान यहाँ पर एंजिया को किडनैप कर लेता है और हम लोग देखते हैं उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं, गू की मॉम थी। वो एंजिया को रास्ते से हटाना चाह रही थी और चाहती थी जोआन की शादी उसकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से हो, ताकि वो जोआन को कंट्रोल कर सके कॉन्ट्रैक्ट के और कंपनी के मैटर में। तो ये बदमाश बिज़नेसमैन को कॉल करके एंजिया के साथ टाइम पास करने के लिए बोल देती है। फिर उसे होटल में लेके जाया जाता है जहाँ पर कि वो बदमाश इंसान आता है और जैसे ही एंजिया के साथ वो उसके करीब जाने का कोशिश कर रहा था तभी कमरे में अचानक से उसकी वाइफ आ जाती है। उसकी वाइफ के साथ-साथ यहाँ पर जोआन भी आ जाता है। उन दोनों को देख कर के समझ जाता है कि जानबूझ करके जोआन ही यहाँ पे उसे लेके आया होगा। वो कहता है, "अरे नहीं, नहीं, मैं तो बस यहाँ पर गुज़र रहा था और कोई बात नहीं है।" तभी वहाँ पर उसकी वाइफ उससे लड़ने लगती है कि इस तरीके से मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए और फिर यहाँ पर एंजिया को जोआन सेव करके लेकर के जाता है। बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। जैसे ही वो उसे कार में लेकर के जाता है, वो उस नशीली दवा के कॉन्टैक्ट में थी और एंजी यहाँ पर जॉन के पास आने लगती है। फिर भी एंजी उसे टच नहीं करता है और उसे घर लेके जाता है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो नीचे न्यूज़ चल रहा था जॉन और एंजिया का रिलेशनशिप पब्लिक होने के बारे में। अब वो सोच रही होती है कि वो कैसे ही इस मैटर को रफ़ा-दफ़ा कर सकती है। नीचे जाने पर उसे पता चलता है कि कल एक्चुअल में ज़ुआन ने उसकी हेल्प की थी। तो हेल्प करने के लिए तो वो उसे थैंक्स बोलता है ख थैंक्स बोलती है। लेकिन वो उसे कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती? तुम्हारे पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं न कहीं वो ये जानती थी कि उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में वापस आने के बारे में अभी सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसका सेक्रेटरी हँसने लगता है कि आप इस तरीके से सेक्रेटरी को वापस से रिलेशनशिप में ला रहे हो, उसे देख के लगता नहीं है कि एक्चुअल में वो आप में इंटरेस्टेड है। बाहर जाते ही यहाँ पर गो एनजे से बात करने के लिए आता है। कल रात के बारे में वो उससे पूछना चाह रहा था। एनजे उसे कहती है बेहतर होगा कि हम अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। क्योंकि कल रात सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे मेरी तुम्हारी मॉम से ही लड़ाई हुई थी। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर वो बिज़नेसमैन आता है जो कि एनजे के साथ गलत करने वाला था और वो एक तो एनजे का एक्सीडेंट करते-करते बचता है। दोबारा इस तरीके से नाइफ़ लेके उस पर अटैक करने वाला था लेकिन तभी वो बीच में आ जाता है और नाइफ़ उसे लग जाता है। ये देख के वो बिज़नेसमैन डर के घबरा जाता है, वहाँ से फ़रार हो जाता है। एनजे जल्दी-जल्दी गो को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उन्हें टैक्सी से जाते हुए यहाँ पर जॉन और उसका सेक्रेटरी देख लेता है। ज़ोहन यहाँ पर फ़ादर से मिलने के लिए जा रहा था क्योंकि उसके फ़ादर ने कॉल किया था। कुछ इमरजेंसी आने के लिए अपने सेक्रेटरी को एनजे पे नज़र रखने के लिए बोलता है। ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ऑर्डर दिया है। जब वो घर पहुँचते तो देखते हैं कि उसकी स्टेप मदर ने उसकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी ज़िज़ी को यहाँ बुलाया हुआ है और उसके फ़ादर भी उसे कह रहे होते हैं कि एनजे कंपनी के सेक्रेटरी हैं।
एक सेक्रेटरी से तुम शादी कैसे कर सकते हो? तुम इतने बड़े बिज़नेसमैन हो। तुम्हें अपना बिज़नेस बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गो हॉस्पिटल में से ठीक था, वो कहता है देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो क्या तुम कुछ टाइम के लिए बात सीक्रेट रख सकती हो कि मेरी मॉम ने तुम्हें किडनैप कराया था? मैं उन्हें समझा दूँगा वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। एंजिया मान जाती है, बिज़नेसमैन कॉल करता है गो को और हमें पता चलता है कि ये इन दोनों का काम था। उसे पता था कि उसकी मॉम के बारे में एंजिया को डाउट ज़रूर होगा। जैसे वो बाहर निकलती है तो वो जॉन के सेक्रेटरी से मिलती है। जॉन का सेक्रेटरी पूछने लगता है कि यहाँ चल क्या रहा है? एंजिया कहती थी कुछ नहीं, वो यूँ ही खुद का चेकअप कराने के लिए आई थी। नहीं बताती है कि वो गो के साथ आई थी। दूसरी तरफ उसके फादर फोर्स कर रहे होते हैं कि अगर उसने जीजी से शादी नहीं किया तो फिर जो उसके भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो सारे लेकर के वो गो को दे देगा। और फिर उसकी मॉम का अंतिम निशानी वो कंपनी उसके हाथ से पूरी तरीके से चली जाएगी। ये सुनते ही जॉन गुस्सा करने लगते, उसके फादर कहते तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इन पेपर्स पर साइन करने के बजाय। उसकी स्टेप मदर उसके लिए पेन लेकर के आती है और जॉन को कहती है लो बेटा, कभी कभी हमें अपनी लाइफ में बड़ों की बातों को भी मानना पड़ता है। साइन कर लो। वो तो खुशी हो रही होती है कि उनकी बेटी की बेटी इसकी वाइफ बन जाएगी, तो फिर इस फैमिली को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एंजिया घर पर आ जाती है और आते ही कहने लगती है अरे मुझे भी तो चेक कराओ, क्या जॉन से तुम लोग पेपर साइन करवा रहे हो? पेपर चेक करती है, वो मैरिज एग्रीमेंट था। जॉन से कहने लगी यू डोंट वांट मी एनीमोर। हमारा ये बेबी का क्या होगा जिसको मैं 1 महीने से अपने पेट में लेके घूम रही हूँ? ये सुनती है उसकी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि एंजी झूठ कह रही है, तो एंजी यहाँ पर हॉस्पिटल से फेक रिपोर्ट भी बनवा के लेके आई थी। जिसमें कि दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। अभी इतने बड़े हॉस्पिटल का था, अभी से फेक तो नहीं हो सकता। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है, अब जब तुम जुआन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो, तो फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ घर पर शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये बच्चा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एंजी सोचने लगती है भाई साहब मैं कहाँ फँस गई? कहाँ मैं जुआन का हेल्प करने का सोच रही थी और यहाँ मुझे उसके घर पर शिफ्ट करना या जुआन के घर जाना नहीं चाह रही थी, तो वो कंपनी जल्दी-जल्दी चली जाती है। जूहान के आने के पहले ही वो सोच रही थी निकल जाए, लेकिन तभी जूहान आ जाता है। एंजिया कहती है मैं जा रही हूँ घर पे अपना पैकिंग करने के लिए। तो जूहान भी उसे नहीं रोकता है, लेकिन उसे डाउट था एंजिया उसके घर नहीं आने वाली है शिफ्ट होने के लिए। दैट्स व्हाई वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि चलो हम एंजिया को फॉलो करने वाले हैं और उसे उसके घर से लेकर के आएंगे। उसका सेक्रेटरी समझ जाता है हमारे भाई साहब तो कुछ ज़्यादा ही उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरी तरफ एंजिया घर जाती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि वो गांव का पागल लड़का जो कि उसे शादी करने के लिए रेडी था, वो उससे मिलने के लिए आया हुआ है। वो उन दोनों को बातें करने के लिए छोड़ देती है। बातें करने के लिए कहो या उस पागल लड़के को एंजिया के साथ इंटीमेट होने के लिए कहो। ऐसा करके वो उसे छोड़ करके कमरे से बाहर निकल जाती है। एंजिया घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी और वो पागल लड़का और पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उसकी मॉम को तो लगा कि शायद उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। एट द एंड एंजिया अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ करके उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एंजिया उस लड़के से खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जॉन अपने सेक्रेटरी के साथ एनजीओ को ढूंढते हुए उसके नेबरहुड में आता है, जहाँ पर कि उसे बहुत ही अजीब सा माहौल लग रहा था और वो सोच रहा होता है एंजिया ऐसे माहौल में भला कैसे रह सकती है। वो वहां से लौट ही रहा था तभी वहां पर देखता है सेकंड फ्लोर से एंजिया जंप कर चुकी है। उसकी बॉडी यहाँ पर इंजर्ड थी, वो उठ भी नहीं पा रही होती है। जॉन उसे पूछता है कि क्या वो उठ पाएगी? एंजिया कहती है नहीं, फिर वो उसे गोद में उठा लेता है। एंजिया उसे यहाँ से लेके जाने के लिए कहती है, वो कहती है वो उसके घर भी जाने के लिए तैयार है। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और वो जॉन को रोकने लगती है। जॉन उसे कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरे रहते हुए मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की। उसकी मॉम समझ जाती है कि जॉन उसका बॉयफ्रेंड है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है इसकी मॉम को सबक सिखाओ, उसने एंजिया को हर्ट करने के बारे में कैसे सोचा, और फिर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। कार में वो पूछ रहा था कि आखिरकार उसकी मॉम इस तरीके से उसके साथ क्यों बिहेव कर रही थी। एंजे बताती है कि मेरी मॉम ने एक्चुअल में मेरी शादी उस पागल लड़के से सेट कर दिया है और मैं उस पागल लड़के से शादी नहीं करना चाह रही थी। उसकी मेरी मॉम ने उस पागल लड़के को आज मेरे घर पर बुलाया था। दैट्स वाई वो मेरे साथ ऐसा कर रहा था। ये कह के एंजिया रोने लगती है तो जॉन उसे समझाता है कि अब से तुम खुद के लाइफ के लिए
अब जीना सीखो, तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती है तो तुम्हें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंजिया की लाइफ में पहली बार कोई इंसान था जो उसे सपोर्ट कर रहा था। सोते-सोते जुआन के शोल्डर पर सर रख देती है, दूसरी तरफ उसका सेक्रेटरी उन दोनों को पिटाई लगाता है। एंजिया की मॉम को एंजिया का सारा सामान पैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसका सेक्रेटरी उन सामान को लेकर के घर के लिए निकल जाता है। इधर वो लोग घर पहुँचते हैं, जुआन उस समय ऑफ़िस चला गया था, एंजिया अकेले घर पहुँचती है, तभी वहाँ पर जुआन के मॉम डैड उसे लेने के लिए आते हैं और घर के कुछ रूल्स समझाने के लिए अंदर लेकर के जाते हैं। जहाँ पर कि एंजिया को बताया जाता है कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और एंजिया जिसकी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, वो बेबी एक्चुअल में इस घर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉन के डैड एंजियो को कहते हैं कि अगर एंजियो ने जॉन की बेबी को सेफली बॉर्न किया, तो उसे इन इंडस्ट्री में से कुछ परसेंट शेयर दे दिए जाएँगे। और अगर उसे पता चला कि एंजियो ने झूठ बोला या फिर ये बेबी किसी और का है, तो फिर उसे इस दुनिया से इस तरीके से गायब कर दिया जाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एंजियो इस दुनिया में एक्सिस्ट भी करती थी। एंजियो थोड़ा घबराने लगती है कि इसकी फैमिली तो कुछ ज़्यादा ही क्रूएल लग रही है। उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया हुआ था एंजियो को यहाँ पे चेकअप करने के लिए। एंजियो घबरा रही थी कि कहीं उन्हें पता न चल जाए कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं है। वो डॉक्टर एंजियो को चेक करता है और बोलता है कि एक्चुअल में वो सच में प्रेग्नेंट है। वो जो उसके डैड थे वो एंजियो को कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सप्लीमेंट वगैरह मंगा दिया गया है। अब जब तुम जुआन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो तो आराम से घर पे रहो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करने वाला है। याद रखना, तुम नहीं, तुम्हारा ये बेबी हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। एंजिया सोचने लगती है कि डॉक्टर ने हाँ में हाँ क्यों मिलाया। उसने तो यहाँ पर सोचा था कि उसका पोल खुलने वाला है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जॉन ने पहले से सब कुछ सेटअप कर दिया है। डॉक्टर वहाँ से जाता है तो वो जॉन को कॉल करके कहता है, सर आपने जैसा कहा था वो मैंने कर दिया है, बट ये ज़्यादा दिनों तक झूठ नहीं चलने वाला है। आपकी फैमिली को पता चल जाएगा, इससे पहले आपको एंजिया को प्रेग्नेंट करना ही पड़ेगा। इधर एंजिया अलग ही कंफ्यूज थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और बोलता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर राइट वाला कमरा आपका और जुहान का है, आप जाके वहाँ आराम करो। जुआ एंजिया अपना सामान लेकर के जाती है तो उसे समझ में नहीं आता कौन सा वाला राइट, और वो गलती से गू के कमरे में एंटर कर जाती है जहाँ पर कि गू अभी फ्रेशन अप होकर के आया था, वो बस टॉवल में था। उसे देखती है एंजिया यहाँ पर घबराने लगती है और कहते हैं सॉरी मैं गलत कमरे में आ गई। वो उसे कहता है देखो मैं तुम्हारी वज़ह से इंजर्ड हुआ था, मैं इस चोट लगने की वज़ह से खुद की सेविंग नहीं कर पा रहा, तो क्या तुम मेरा हेल्प नहीं करोगी? अब एंजिया यहाँ पर एहसान चुकाने के लिए ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जोहान आता है और उसे पता चलता है कि एंजिया अपने कमरे में है, लेकिन जब वो जा रहा था तो वो बगल कमरे से आ रही आवाज़ को सुनता है। उसे लगता है एंजिया और गू के बीच में कुछ चल रहा है। वो जाता है देखने के लिए तो एंजिया गू का सेविंग कर रही थी। वो उसे अपनी तरफ बुलाता है तो वो कहता है यू नो मैं इंजर्ड हूँ तो एंजिया मेरा हेल्प कर रही है। जॉन यहाँ पर गो पर गुस्सा करने लगता है, अगर तुम खुद काम नहीं कर पा रहे हो तुम्हें हेल्प चाहिए तो यहाँ पर मेड की कमी नहीं है, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, तो बेहतर होगा कि तुम उससे थोड़ी दूरी बना करके रखो। और वो एंजिया को कमरे में लेके जाता है। गो को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था और इस चक्कर में एंजिया का पेन ड्राइव कमरे में गिर जाता है, ये बात किसी को नहीं पता था। और इधर एंजिया जब जॉन के साथ कमरे में जाती है तो वो जेलस होकर के काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन एंजिया को ये जेलसी नहीं दिख रही थी। जॉन उसे कहता है क्या तुम गो को पहले से जानती हो, वो तुम्हारे इतना क्लोज क्यों शो करता है? एंजिया उसे झूठ बोल देती है कि नहीं मैं गो को पहले से नहीं जानती हूँ, उसने बस मुझसे हेल्प मांगा तो मैंने हेल्प कर दिया। वो उसे कहता है कि वो इसी कमरे में रहने वाले और वो कमरे को अच्छे से पहचान ले। फिर वो अपने सेक्रेटरी से बात करने के लिए जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एंजी और गो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर यहाँ पर उसे कोई घर में दिखता है और उसे फॉलो करने लगता है। इधर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जीजी के साथ मिल करके गो की मॉम ने ये प्लान बनाया था और वो बहाने से जुआन को घर के बाहर बुला रही होती है। जुआन घर से बाहर निकल जाता और वो आज उसे रास्ते से हटाने का प्लान कर रही थी। इधर जीजी को भी वो नींद की दवा वाली टी पीने के लिए दे देती है और वो बेहोश हो जाती है। गोकी मॉम का प्लान था जवान को रास्ते से हटाने के बाद सारा ब्लेम यहाँ पर जीजी पर डाल देने के लिए। सोचो भला ये अपनी बेस्ट फ्रेंड की डॉटर को भी नहीं छोड़ रही है पैसे के लिए। इन बातों से अनजान जीजी मस्त टी पी करके वहीं पर बेहोश हो जाती है और गो की मॉम सोच रही थी बस कुछ देर और
जोहन का कार एक्सीडेंट हो और उसे पीछा छूट जाएगा। इधर एंजिया की नींद अपने कमरे में खोलती है तो बाहर विंडो से काफ़ी तेज़ हवा आ रहा था। वो विंडो बंद करने के लिए जाती है तो कुछ वहाँ पे लोगों को बात करते हुए सुनती है। उसे डाउट होता है कि वो लोग जुआन का नाम ले रहे थे, तो कहीं जुआन की जान यहाँ पे खतरे में तो नहीं है। ये बात इधर गू को भी पता चलता है। एंजियो को वो रोकने का कोशिश करता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि देखो अच्छा टाइम है, जुआन और गू दोनों ही रास्ते से हट जाएँगे। फिर ये पूरी फैमिली फैमिली हमारी हो जाएगी। लेकिन गू एंजियो को हर्ट करना नहीं चाहता था। इधर जुआन को वो लोग कार एक्सीडेंट में मारने ही वाले थे, तभी एंजियो बीच में आ जाती है और एक्सीडेंट उसका हो जाता है और वो ड्राइवर वहाँ से फरार हो जाता है। एंजिया के सर पे चोट लगता है। जुआन यहाँ पर घबरा के उसे हॉस्पिटल लेकर के जा रहा होता है तभी गू और उसकी मॉम बीच में आ जाती है। गू जुआन को रोकने की कोशिश करता है तो इस बात पर जुआन भड़क जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है कि एक्सीडेंट किसने करवाया है। अगर यहाँ पर एंजिया को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो कार में भी काफी रो रहा था। उसे फर्स्ट टाइम एहसास हुआ था कि एक्चुअल में उसे तो एंजिया से प्यार हो गया और वो उसे कभी खोना नहीं चाहता। इस बात का उसे एहसास कभी नहीं था। आज जब एंजिया ने उसे सेव किया तब उसे फीलिंग के बारे में पता चला। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि एंजिया को होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा और बाकी का फिर क्या है सिस्टम वो तो होश में आने के बाद ही पता चलेगा एंजिया ठीक है या नहीं। लेकिन उसे होश में आने में अभी कुछ घंटे लगने वाले हैं। जोहान यहाँ पर तब तक अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने जाने के बारे में सोचता है। वो भी इसी हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर के दूसरे कमरे में एडमिट थे। हालाँकि उन्हें होश आ गया था। वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं ध्यान रखना इस कमरे में कोई ना आने पाए। फिर वो अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाता है। उसके फादर सूरत में से रोक रहे होते हैं। जोहान कहता है आपको भी मुझे रोकने का हक नहीं है। अब तक किलर पकड़ाया नहीं है। फिर वो अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाता है। उसके ग्रैंडफ़ादर उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। जुआन उसे कहता है आप एक बार ठीक होकर के घर चलो, मैं आपको बहुत अच्छा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। वो एंजिया के बारे में बताने के बारे में उन्हें बोल रहा था। ग्रैंडफ़ादर को यहाँ पर कुछ दिन और हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, ताकि वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गू को एंजिया और लिली के ट्विंसिस के बारे में पता था। वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और डॉक्टर को ज़बरदस्ती लिली को दवा इंजेक्ट करने के लिए बोलता है, जिससे कि वो समय से पहले होश में डॉक्टर आ मना जाए। करता है कि इससे उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है, लेकिन वो इंतज़ार नहीं करने वाला था। लिली को वो दवा फ़ोर्सफुली इंजेक्ट करने के अंदर 2 घंटे के बाद लिली को होश आ जाता है। होश में आते उसे भड़का देता है कि मैं जुआन का भाई हूँ और जुआन तुम्हें छोड़ कर के तुम्हें ट्विन सिस्टर एंजिया से प्यार करने लगा है। तुम्हारी फैमिली ने उसे तुम्हारी जगह काम करने के लिए भेजा हुआ था। देखो, ऐसा है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। मुझे चाहिए जुआन की प्रॉपर्टी और तुम्हें चाहिए जुआन, इसके लिए तुम्हें एंजिया को उसकी लाइफ़ से निकालना होगा। एंजिया खुद अभी हॉस्पिटल में और तुम उसकी जगह एंजिया बन के जा सकती हो। लिली ये चीज़ मान जाती है। वो गो के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो जुआन को लेकर के बिल्कुल साइको हो चुकी थी। और वैसे भी यहाँ पर जब एक ट्विन सिस्टर अच्छी है तो दूसरी को तो बुरा ही होना था ना। वो उसे वहाँ से घर लेकर के जाता है। इधर उसके सेक्रेटरी को पता चलता है कि एंजिया हॉस्पिटल में नहीं है। उसे तो ट्विन सिस वाला मैटर पता नहीं था। उसे पता चलता है कि वो घर के लिए निकल गई है, तो फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इधर एंजिया को लिली की जगह पर लेकर के जाया जा रहा था। नर्स उससे पूछती है कि कोमा में पड़े पेशेंट को तुम लोग इधर से उधर क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे जो गार्ड्स थे वो लोग उन्हें बेवकूफ़ बना देते हैं। फिर एंजिया को लिली की जगह पर ले जा कर के रख दिया जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो जुआन था उसे पता चलता है कि एक्चुअल में एंजिया ठीक होकर के घर पहुँच चुकी है। इधर उसने अपनी मॉम का अंतिम निशानी उसके फादर ने जॉन को दिया था और जॉन यहाँ पर एंजिया को कन्फेस करके देना चाह रहा होता है। उसका सेक्रेटरी कहता है एक बार आप और सोच लीजिए। वो कहता है हाँ शायद मुझे उससे प्यार ही हो चुका है। दूसरी तरफ गो लिली को वहाँ लेकर के जाता है और कहता है कि तुम्हें एंजिया की तरह ही रोल प्ले करना पड़ेगा। भले ही तुम दोनों ट्विन सिस्टर्स हो लेकिन तुम दोनों बिल्कुल अलग हो यहाँ पर। और फिर इस तरीके से वो लिली को समझाता है एंजिया की सारी हरकतें। वो खुद को रेडी करके जोहान के आने का इंतज़ार कर रही थी। जोहान कमरे में आता है तो देखता है कि एंजिया ने यहाँ पर इतना सारा परफ्यूम क्यों स्प्रे किया हुआ है।
लिली ऐसे सेरेक्टिव से एकदम स्टाइल में जॉन के आने का वेट कर रही होती है। जॉन सोचता है ये एनजे इतनी बदली-बदली सी क्यों है? क्या वो भी समझ गई है कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ? लेकिन जैसे ही वो लिली के पास जाता है उसे बहुत सारा छींक आने लगता है। जो परफ्यूम यहाँ पे लिली लगाई थी उससे उसे एलर्जी होने लगता है। वो वॉशरूम में चले जाता है। वो सोच रहा था कि पहले तो एनजे मुझे रजिस्ट किया करती थी। ये अब ऐसे कैसे हो गई? इधर लिली अपनी मॉम को मैसेज कर रही होती है कि उसे होश आ गया है। और उसकी मॉम उससे मिलने आने के लिए बोल रही होती है लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो किसी अर्जेंट काम में है। जैसे ही वो फ्री होती है तो वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगी। इधर जॉन कमरे में वापस आता है तो देखता है कि लिली अपनी मॉम से बात कर रही है। वो कहता है लगता है तुम्हारी और तुम्हारी मॉम का रिलेशनशिप वापस से ठीक हो गई है। लिली कहती है हाँ कह सकते हो। जॉन कहता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें किसी और पागल लड़के से शादी करने के लिए फोर्स किया था। लिली कहती है छोड़ो पुरानी बातों को, उन बातों को याद करने का क्या ही फायदा है। तभी इधर से बार-बार कॉल आने लगता है। शुरुआत में तो वो कॉल इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर उसे जाना पड़ता है। जो कुछ भी सेरेमनी उसने प्रिपेयर किया हुआ था, वो सब कुछ तैयार हो चुका था। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है। लिली को नहीं पता था कि वो कल उसे कन्फेस करने वाला है। उसके सेक्रेटरी ने सब कुछ अरेंज कर दिया था। इधर हम लोग देखते हैं कि जॉन के ग्रैंडफ़ादर हॉस्पिटल में बोर हो रहे होते हैं, तो वो वहाँ से कमरे से बाहर निकल रहे थे। गार्ड्स उन्हें रोक रहा होता है तो ग्रैंडफ़ादर कहते हैं मैं बस थोड़ा-सा इधर-उधर घूम के आ जाऊँगा, एक ही कमरे में रह-रह मैं बोर हो चुका हूँ और ये बात घर पे मत बताना। ये कह के वो हॉस्पिटल में दूसरे फ्लोर पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया को होश आता है। उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं आता सर पर चोट लगने की वज़ह से। वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है और यहाँ पर गार्ड्स जो थे, उसे गार्डिंग करते-करते ड्रिंक करके सो गए थे। अब एंजिया यहाँ पर कमरे से बाहर निकलती है। सोच रही होती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो तो कॉलेज में अपना स्टडी किया करती थी। तो फिर वो हॉस्पिटल कैसे पहुँच गई? उसे कुछ भी याद नहीं था अपने थोड़े टाइम के पास्ट लाइफ के बारे में। सोच रही थी कि वो कॉल करे भी तो किसे करे? तभी वो यहाँ पर जोहन के ग्रैंडफ़ादर से मिलती है। उसके ग्रैंडफ़ादर से कहते हैं कि मैं अपना वार्ड नंबर भूल चुका हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगे? एंजिया को तो खुद ही कुछ भी याद नहीं था, तो भला वो ग्रैंडफ़ादर को कैसे ही वार्ड तक पहुँचा सकती थी? ग्रैंडफ़ादर को लगता है कि शायद एंजिया उसका हेल्प नहीं करना चाहती। इसी वजह से वो कहते हैं छोड़ो कोई नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा। ऐसा कह के वो जाने लगते हैं लेकिन एंजिया देखती है कि शायद वो बहुत ही बूढ़े हैं, तो वो कहती है चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ग्रैंडफ़ादर कहते हैं मेरे पास में हॉस्पिटल के बहुत सारी प्रॉपर्टी है, क्यों ना हम चल के वहीं रहते हैं हॉस्पिटल में, मैं भी काफ़ी बोर हो गया हूँ। एंजी के पास वैसे भी जाने के लिए कहीं था नहीं, तो वो ग्रैंडफ़ादर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो दोनों उसके फ्लैट के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग वो प्रपोज़ल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जुआन अपनी मॉम की व फैमिली की अंतिम निशानी को लेकर के इंतज़ार कर रहा था एंजिया के आने का। लिली यहाँ पे रेडी-वेडी होकर के आती है। उसका टेम्परामेंट बिल्कुल ही अलग था। उसका सेक्रेटरी से सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस तरीके से ये इतनी बदली-बदली सी क्यों है? खुद जॉन भी सोच रहा था, लेकिन वो ज़्यादा नोटिस नहीं करता और जैसे वो लिली के पास जाता है उसकी एलर्जी वापस आ जाती है। वो ग्रैंडफ़ादर के आने का इंतज़ार कर रहा था लेकिन ग्रैंडफ़ादर नहीं आने वाले थे। सोचता है कि छोड़ो वो एंजिया को यहाँ कन्फेस ही कर देते हैं। उसकी मॉम की अंतिम निशानी देकर के लिली को कन्फेस करता है। लिली उसे शादी करने के लिए हाँ कहती है लेकिन तभी वहाँ पर जॉन को बार-बार हॉस्पिटल से कॉल आने लगता है। एट द एंड बात करने पर पता चलता है कि ग्रैंडफ़ादर हॉस्पिटल से गायब है और वो कल से घर नहीं आए हैं। अब जॉन ये देखते हैं काफ़ी परेशान हो जाता है। ये सेरेमनी को अधूरा ही छोड़ कर के अपने ग्रैंडफ़ादर को देखने के लिए निकलता है। इधर गुरु पार्टी को जैसे-तैसे हैंडल आउट करता है। दूसरी तरफ ग्रैंडफ़ादर और एंजिया मस्त अपना घर पर थे, तो अपने पोते के बारे में एंजिया को बता रहे होते हैं। जुआन को फ़ोटो देख कर के एंजिया को वो काफ़ी जाना-पहचाना सा लगता है लेकिन उसे कोई भी उसकी मेमोरी नहीं आती जिससे कि वो उसे आइडेंटिफ़ाई कर सके। एंजिया कहती है मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, मैं फ्री में यहाँ पर नहीं रह सकती। ग्रैंडफ़ादर इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर के लैपटॉप को ट्रैक करके जॉन जान जाता है कि ग्रैंडफ़ादर कौन से वाले फ्लैट पे हैं। वो वहाँ पहुँच जाता है तो ग्रैंडफ़ादर एंजिया को जा कर के कहते हैं पौधे को सँभालने के लिए और कह देने कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। जॉन यहाँ पर आता है तो एंजिया को यहाँ देख के शॉक्ड हो जाता है। लेकिन उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद यहाँ पर एंजिया उससे गुस्सा है, इस वज़ह से वो ग्रैंडफ़ादर के साथ रहने के लिए आ गए हैं। उसने बीच सेरेमनी में ही एंजिया को छोड़ दिया था ना, लेकिन एंजिया उसे पहचान नहीं पाती है। ग्रैंडफ़ादर से वो बात करता है, ग्रैंडफ़ादर को सारी बातें बताता है कि एंजिया ही मेरी फियांसे है।
इन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल में एंजिया को उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। ग्रैंडफ़ादर सोचते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर जॉन को अगर एंजिया पसंद है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। जॉन उसे कहता है मेरी और एंजिया की छोटी-सी लड़ाई हो गई है और मैं उसे मनाने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। फिर एंजिया इस तरीके से उनके लिए खाना यहाँ पे लेकर के आती है। थोड़ा बहुत डिनर करने के बाद ग्रैंडफ़ादर इन दोनों को आपस में बात करने के लिए छोड़ कर के सोने के लिए चले जाते हैं। एंजिया को यहाँ पर जॉन काफ़ी जाना-पहचाना सा लग रहा था। वो उसे देखते-देखते गलती से सूप निकाल रही थी कि अपना हाथ जला लेती है। जॉन उसका फ़िक्र करने लगता है और एंजिया को सोफ़े पर उसका वेट करने के लिए बोलता है तब तक कि वो सारे बर्तन वग़ैरह वॉश ना कर लें। फिर वो घर के सारे काम करके यहाँ पर एंजिया को देखने के लिए आता है। तब तक एंजिया ये सोच कर के सोने लगती है कि जॉन के बारे में वो क्या ही सोच रही है, क्या वो उसे पहले से जानती है। जॉन यहाँ पर आता है तो देखता है कि एंजिया सो रही है, तभी वहाँ पे ग्रैंडफ़ादर आ जाते हैं। वो जॉन को देख कर के समझ जाते हैं कि वो एंजिया से बहुत ही प्यार करता हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली अपने कमरे में बहुत ही ड्रंक थी और गो भी ड्रंक कंडीशन में उससे मिलने के लिए जाता है। लिली से वो जॉन की मौम की अंतिम निशानी मांगता है। अगर वो उसके पास हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लिली उसे दे देती है, उसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ जॉन चाहिए था। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और वो लिली में एंजिया को देख रहा होता है और उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। शुरुआत में तो लिली रोकती है। वो कहते हैं सोचो कितना एक्साइटिंग होगा उसी के होने वाली वाइफ के साथ वो उसी के बिस्तर पर रातें रंगीन कर रहा है। लिली भी यहाँ पर ड्रंक थी, वो गो को नहीं रोकती है, लेकिन तभी इधर जोहान आने लगता है और जब वो कमरे में एंटर करता है तो यहाँ पर इस तरीके से वो लिली और गो को एक साथ नहीं देख पाता। वो दोनों अंडर कवर में एंटर कर चुके थे। उसे वापस से लिली के परफ्यूम से एलर्जी होने लगता है। घर की मेड को वो पूरा घर क्लीन करने के लिए बोलता है। गो के लिए काफ़ी एक्साइटिंग हो रहा था और वह लिली को छोड़ करके जाने नहीं वाला था और वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि जोहान ग्रैंडफादर से वापस से मिलने के लिए चले जाता है। उसे तो इसी बहाने एंजिया के साथ कुछ एक अलग माहौल में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। जब वो एंजिया को ढूंढ रहा होता है तो ग्रैंडफादर उसे ज़बरदस्ती सूप पीने के लिए देते हैं। वो सूप पीने के बाद वो एंजिया को देखने के लिए जाता है। वो सो रही थी और तब तक वो बहुत ही ड्रंक कंडीशन में हो जाता है। एंजिया को जैसे ही वो किस करता है तो वो दवा उसमें भी ट्रांसफ़र होता है और वो भी उसी नशे में हो जाती है। हालाँकि एंजिया उसे रोक ली थी, लेकिन उसे जॉन काफ़ी फ़ैमिलियर सा फ़ीलिंग दे रहा था, जैसे कि वो पहले से उसे जानता है और वो दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन अगली मॉर्निंग एंजिया बहुत ही एम्बैरेस थी और वो जॉन के जगने के पहले ही घर से निकल जाती है। वो नहीं चाहती थी कि जॉन को वो फेस करेगी भी कैसे? इधर जॉन जगता है तो देखता है एंजी यहाँ पर नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मे बी वो घर चली गई होगी। तो घर पर वो कॉल करके मेड को कह देता है कि अगर लिली वहाँ पर पहुँचती है तो उसका ख्याल रखने के लिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर इस तरीके से जब लिली ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है कि जॉन उसका केयर कर रहा है और वो हॉस्पिटल से अभी-अभी आई हुई थी। यहाँ पर गो से बात करने के लिए आता है तो लिली उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। गो से कहते हैं ये तो और भी सही बात है। तुम्हें पता है कि एंजिया भी प्रेग्नेंट है और तुम अगर एक्चुअल में यहाँ पर उस जोहान के बेबी के नाम पर मेरा मेरा बेबी बॉर्न करोगे और ये पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लिली और इसका यही प्लान था। हालाँकि अगले दिन जब जोहान ऑफ़िस जाता है तो वहाँ पर वो एंजिया के साथ बिताए हुए वक़्त को याद कर रहा होता है। उसे मैसेज डालता है आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। लेकिन एंजिया जोहान को इग्नोर करने का कोशिश कर रही थी। उसके मैसेजेस का वो रिप्लाई नहीं देती है और यहाँ पर इस तरीके से जोहान एंजिया के मैसेजेस का वेट कर रहा होता है। अब यहाँ पर जब वो रिप्लाई नहीं देती है तो उसका सेक्रेटरी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली के हाथ एंजिया का वो पेन ड्राइव लगता है और उसे लगता है कि पेन ड्राइव उसका वो कॉलेज से रिलेटेड है, तो वो उसे लेकर के रख लेती है। ये बात फ़िलहाल गो को नहीं पता था। यहाँ पर गो आता है, वो लिली को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फ़ोकस करना होगा जॉन को अपना बनाने में और उसे कहना होगा कि वो जल्द से जल्द उससे शादी करे वरना हमारा प्लान ख़राब हो जाने वाला है। तो फिर लिली भी गो के साथ मिल कर के ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें जॉन को ऐसे प्रेशराइज़ करना था। दूसरी तरफ हम लोग एंजिया को देखते हैं, वो एक
बेकरी शॉप पर जाती है कुछ केक वगैरह खरीद कर के खाने के लिए, बट उसके पास पैसे नहीं थे। वो वहाँ से लौट रही होती है, तभी वहाँ पर गू और लिली आ जाते हैं। लिली एंजिया को देख कर के गुस्सा करने लगती है। लिली को एंजिया देखते ही पहचान जाती है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर है, लेकिन बस उसे गू और जुआन नहीं याद है। तभी यहाँ पर गू आने लगता है तो जल्दी-जल्दी जुआन आने लगता है तो गू जल्दी-जल्दी एंजिया को वहाँ से दूसरी साइड लेकर के जाता है और नहीं चाहता था कि जुआन यहाँ पर दोनों को साथ में देखे, वरना उनका प्लान ही खराब हो जाएगा। एंजिया को समझ नहीं आता ये गू कौन है, तो गू उसे बता रहा होता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वो समझ जाता है कि एंजिया को चीज़ें याद नहीं है और जब यहाँ पर उसे वो चीज़ें याद नहीं थी, तो फिर वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है और वो उसे बोलता है कि एक्चुअल में चलो मैं तुम्हें एक सच्चाई दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से वो उसे साइड में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो जुआन यहाँ पर आता है, तो वो लिली को एंजिया समझ कर के उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। उसकी फ़िक्र कर रहा था, उसे मनाने का कोशिश कर रहा था कि अगर उससे कुछ गलती हुई हो, तो वो उसे माफ़ कर दे, वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन लिली तो उससे गुस्सा थी ही नहीं और ना ही उसे पता था कि कल रात क्या हुआ है, तो वो जुआन के साथ अच्छे से बिहेव करती है और एंजिया को समझ कर के जुआन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर एंजी जब इन चीज़ों को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जॉन दोनों के साथ गेम खेल रहा है। एक तरफ वो लिली के साथ ऐसा बिहेव करता है मानो कि वो उससे प्यार करता हो, भले ही लिली को ये चीज़ें याद नहीं थी और दूसरी तरफ यहाँ पर वो ऐसे दिखा रहा है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर के साथ भी है। तो भला यहाँ पर वो इतनी आसानी से जॉन के बातों को, उसके कन्फेशन को सच कैसे मान सक रही होती है? वो उसे वही तो दिखा रहा था और उसे बोल रहा होता है कि एक्चुअल में जो है तुम देख रही हो जॉन अच्छा लड़का नहीं है और वो तुम्हें हर्ट करने का कोशिश कर रहा था, ये बात तो मैं तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं हो। जॉन यहाँ पर वापस से जब लिली के पास आता है तो वो नोटिस करता है कि वो वापस से एलर्जिक हो चुका है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो एलर्जिक हुआ कैसे है। उसका सेक्रेटरी जल्द से जल्द उसे वहाँ से लेकर के जाता है और वो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसे क्या प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर दूसरी तरफ जब वो ये देखती है कि सच में यहाँ पर कहीं वो सच तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक्चुअल में वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दैट्स व्हाई वो कहती है कि ठीक है, अब चाहे जो भी सच हो, उसे सोचने का वक़्त चाहिए। ऐसा कह के वो फ़िलहाल वहाँ से जाना चाह रही होती है। वो उसे समझाता है, तुम्हें यहाँ पर जॉन के खिलाफ काम करना होगा। जॉन के स्टडी में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम अगर मुझे लेकर के आती हो तो ये पूरी फैमिली मेरी हो जाएगी और फिर हम दोनों साथ रह सकेंगे। एंजिया को खुद नहीं पता था कि वो क्या करे। इधर जॉन घर आता है एंजिया को ढूँढते हुए। उसके ग्रैंडफ़ादर उस पर गुस्सा कर रहे थे, उसे एंजिया का ख़्याल रखना चाहिए। जॉन कहता है, ग्रैंडफ़ादर अब ये दोबारा ऐसा मत करना, बेचारी कितनी घबरा गई होगी। फिर वो एंजिया को देखने के लिए जाता है तो गलती से एंजिया से एक शीशा का ग्लास टूट के गिर जाता है और काँच उसके पैर में लग जाता है। जॉन उसका बहुत ही प्यार से ख़्याल कर रहा होता है। खुद उसके पैर में भी चोट लगा था, लेकिन वो एंजिया का फ़िक्र कर रहा था। ग्रैंडफ़ादर ये देख कर के जल्दी-जल्दी दवा का टोकरी लेकर के आने लगते हैं और यहाँ पर इस तरीके से एंजिया नोटिस करती है कि जॉन बुरा कैसे हो सकता है। वो उसका इतना ज़्यादा ख़्याल रख रहा है, उसे खुद के पैर में चोट लगा है, उस बात की उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। क्या गू जो कह रहा है वो सच है या फिर जो वो देख रही है सामने जुआन के साथ रहने के बाद वो सच है? वैसे भी उसे कोई मेमोरी याद नहीं है, उसे बार-बार जुआन के साथ रहने से ऐसा फ़ील होता है, जैसे कि उसके और जुआन में कुछ तो ऐसी बात है जो कि वो भूल चुकी है। उसकी चोट लगने के बाद ग्रैंडफ़ादर जुआन को कहते हैं, चलो मैं तुम्हारा फ़ोर्स सेट कर देता हूँ, बट वो बोलता है कि मैं खुद कर लूँगा। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर एंजिया को बताते हैं कि जुआन को पहली बार उसने किसी का केयर करते हुए देखा है। जॉन शुरुआत से अकेले रहा अपनी मॉम के जाने के बाद और वो कभी किसी का केयर नहीं करता। एंजिया जब जॉन के बारे में सारी बातें सुनती है तो वो गू की कही हुई बातों को लेकर के कंफ्यूज हो जाती है कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन उसका दिल नहीं कह रहा था जॉन को हर्ट करने के लिए। इसी वजह से वो कन्फ्यूजन में ही रहती है। अगले दिन यहाँ पर लिली जॉन से मिलने के लिए जाती है। उसके लिए लंच बना के लेकर के गई हुई थी। जैसे ही वो जॉन के वापस से करीब जाती है तो उसे यहाँ पर वापस से छींक आने लगता है। जॉन समझ नहीं पाता है, रात में जब वो एंजिया के पास जाता है तो फिर उसकी चीज़ें नॉर्मल होती है और अभी ऐसे कैसे? फिर वो कहते हैं तुम्हारे पैर में कल कट लगा था ना? तुम हाई हील क्यों पहन रहे हो? आओ मैं तुम्हारा फ़ोर्स सेट कर देता हूँ। लिली घबराने लगती है क्योंकि उसके पैर में तो कट लगा ही नहीं था और ये देख कर के जॉन समझ जाएगा। वो वॉशरूम जाने का बहाना करने लगती है।
वॉशरूम जाकर के वो गू को कॉल करती है लेकिन गू फ़ोन नहीं उठाता है। फिलहाल एंजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस वॉशरूम में एक पहले का यूज्ड ब्लेड रखा हुआ था और वो अपने पैर को थोड़ा-सा कट कर लेती है और फिर वॉशरूम से रोते हुए बाहर निकलती है। जॉन उसका बिखरा हुआ आईलाइनर देख कर के उसे हँसी आ रहा होता है बट वो खुद के हँसी को कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर वो कहता है आओ मैं तुम्हारा फ़ॉस्टर कर देता हूँ, लेकिन जैसे उसके पैर को टच करता है उसे बहुत ज़्यादा वाला छींक आने लगता है। उसका सेक्रेटरी वापस उसे दवा ऑफ़र करता है और कहता है आई थिंक कि मैम को आप बोलो किसी और से ट्रीटमेंट करा लेने के लिए, और यहाँ पर चलो आपको मीटिंग में जाना है, वो ज़्यादा अर्जेंट है। जॉन कहता है आई एम सॉरी, तुम किसी और से चेकअप करा लो, इतना मुझे एलर्जी होने लग रहा है, आई थिंक कि मुझे चेकअप करा लेना चाहिए। अब लिली ऐसे सिचुएशन में बाहर निकलती है। गो उसे लेने के लिए आया था। लिली उस पर गुस्सा कर रही थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो कहता है चलो पहले मैं तुम्हें वहाँ से लेके चलता हूँ। और यहाँ पर इस तरीके से जो जॉन का सेक्रेटरी था वो लिली को गो के साथ जाते हुए देख लेता है। जब वो जाकर के जॉन को ये बात बताता है तो जॉन उसकी बात का भरोसा नहीं करता। उसका सेक्रेटरी सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए बोलता है तो जॉन मना कर देता है और कहता है मुझे मेरी गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट रखना चाहिए। उसने कहा है कि वो गो को नहीं जानती है तो वो नहीं जानती होगी। मैं इतनी आसानी से उस पर ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कभी-कभी एंजिया नहीं कोई और है। ऊपर से मेरी एलर्जिकल प्रॉब्लम भी हमेशा बढ़ जाती है। उसका सेक्रेटरी उसे दिमाग लगाता है कि मैं एक ऐसे समन को जानता हूँ जो कि शायद आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। तो वो लोग उस फेमस बाबा के पास जाते हैं जो कि यहाँ पर जॉन और लिली की कुंडली देख कर के बताती है कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते और अगर वो दोनों एक होंगे तो फिर इससे जॉन की जान भी जा सकती है। जॉन यहाँ पर गुस्सा होकर के कहता है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप बस पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एंजिया से प्यार करता हूँ और मुझे उससे एक होने में कोई भी नहीं रोक सकता। उसका सेक्रेटरी इन बातों की वीडियो बना रहा होता है और जोआन के इस कन्फेशन से वो भी इम्प्रेस हो जाता है और अपने ऑफ़िशियल साइट पर उसे अपलोड कर देता है ऑफ़िस की साइट पर, ताकि लोग उसे देख सकें। और यहाँ पर जो जोआन के ग्रैंडफ़ादर थे वो एंजिया को दिखा रहे होते हैं कि जोआन एंजिया के बारे में क्या कह रहा है। ये देखते ही उसका कन्फेशन सुन कर के एक पल को एंजिया खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद जोआन सच में उससे प्यार करता है तो ही वो इस तरीके से उसके बारे में कन्फेस कर रहा है। उसने कल रात को भी उसे बोला था ना कि वो उसे पसंद करता है। और इधर लिली को ये वीडियो गो दिखाता है और कहता है कि तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन है। उसने मेरे सख्त लड़के जॉन भाई को भी पटा लिया, तुमसे तो एक काम भी ना हो पा रहा है। और अगर तुमने जॉन को ये भरोसा नहीं दिलाया कि तुम ही एंजिया हो तो फिर शादी तो भूल ही जाओ। मैंने कहा ना कि तुम्हें उसे फोर्स करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे बेबी को इस घर का नाम मिल पाएगा। लिली को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो क्या करे कि जोहान उससे शादी कर ले। रात में जोहान एंजिया से मिलने के लिए जाता है और जब वो उसे इस पर हक करता है तो उसे कोई एलर्जी नहीं होता है। एंजिया को वो किस करता है तो एंजिया उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे किस क्यों किया। जोहान उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई नो जब तुम मेरी सेक्रेटरी थी तब मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत सारे ऐसे काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, तुम्हें फायर भी कर दिया, बट अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। एंजिया हाँ या ना में नहीं जवाब देती है, लेकिन हाँ, जोआन के कन्फेशन से उसे सुकून ज़रूर महसूस हो रहा था और वो और ज़्यादा वक़्त जोआन के साथ बिताना चाह रही होती है। रात तो सही से गुज़रती है, लेकिन अगली सुबह हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जोआन यहाँ पर खुश था और वो एंजिया को वापस से प्रपोज़ करने का प्लान कर रहा होता है। उसके सेक्रेटरी से कहता है कि कल रात आप ठीक थे, आपको कोई एलर्जी नहीं था? जोआन कहता है नहीं, मुझे तो कल रात से कोई एलर्जी नहीं हुआ है। और मैं बिल्कुल भी ठीक था और मैं उससे शादी करने का प्लान कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे लिली आती है और जोआन से कहती है, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बेबी का फिर पेट बाहर पता चलने लगेगा तो उससे बेहतर है ना कि हम शादी कर लें। जोआन शॉक्ड हो जाता है कि एंजी अब प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे ही वो लिली को हग करता है, उस खुशी के बाद उसे वापस से छींक आने लगता है। उसके सेक्रेटरी को भी डाउट होता है कि ये रात में ही क्यों यहाँ पर जोआन की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है और जब भी सुबह वो वापस से लिली के साथ होता है तो उसकी एलर्जिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन ये इतना बड़ा गुड न्यूज़ था कि जोआन इन चीज़ों को नोटिस नहीं करता और कहता है ठीक है, हम ग्रैंडफ़ादर को भी ये गुड न्यूज़ देंगे और जल्द से जल्द हम शादी करने का प्लान कर रहे हैं। अब जब एंजिया प्रेग्नेंट है तो फिर चीज़ों को रोकने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। एंजिया लिली ये बात सुन कर के खुश हो जाती है कि जोआन इतनी आसानी से शादी के लिए मान गया है। इधर एंजिया बहुत खुश थी कि जोआन ने उसे कन्फेस किया, लेकिन जब वो देखती है कि जोआन ने यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट भेजा है, वो और ज़्यादा खुश हो जाती है।
तो उसने उसे लिखा था, इसे पहन कर के शाम में रेडी हो जाने हैं, हम फैमिली मेंबर से मिलने जाने वाले हैं। तभी उसे गू का कॉल आता है और वो एनजीओ को जुआन के खिलाफ भड़का रहा होता है। एनजीओ से कहती है, देखो भले ही मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो। तुम्हें हमेशा ही मेरी बॉडी, मेरा मन रिजेक्ट करते रहा है, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो हो नहीं सकते हो। रही बात जुआन की, तो मैं देख लूँगी कि वो सही है या गलत, तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देती है और गू को इस बात से बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो जुआन को नहीं हरा पाया। तभी वहाँ पर रेंजिया नोटिफ़िकेशन पड़ती है कि जुआन और लिली की शादी के बारे में न्यूज़ आ रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद जुआन यहाँ पर उसके साथ लव गेम खेल रहा है और वो उसे थर्ड पार्टी बनाना चाहता है। इसी वजह से वो यहाँ पर लिली से पब्लिकली शादी कर रहा है और उसे हिडन गर्लफ्रेंड बना करके रखा हुआ है। वो ऐसा नहीं चाहती थी। तो वो ग्रैंडफ़ादर के घर से भी वहाँ से निकल जाने का डिसाइड करती है। सामान पैक करके वो वहाँ से निकल जाती है। शाम में ग्रैंडफ़ादर आते हैं, वो एंजियो के लिए कुछ ज्वेलरीज़ वग़ैरह लेकर के आए हुए थे, लेकिन एंजियो को घर में ना देख कर के वो परेशान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर जॉन लिली को लेकर के आ जाता है। लिली ने यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर के लिए ऐसे जिंक्शन जो है बाय किया था। ग्रैंडफ़ादर ये देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी जॉन की तरह वही प्रॉब्लम थी। वो भी लिली को जब वो हाथ मिलाते हैं खुशी के मारे कि फाइनली लिली यहाँ पर प्रेग्नेंट है और जॉन और लिली दोनों शादी करने वाले हैं, तो उन्हें भी उसी तरीके से छींक आने लगता है। जॉन पूछता है, क्या हुआ ग्रैंडफ़ादर, सब ठीक तो है ना? वो कहते हैं, हाँ, शायद मैं अभी बाहर से आया हुआ हूँ, इस वज़ह से मुझे यहाँ पर ये फ़ील हो रहा है कि एलर्जी सा हो गया है। कोई ना इस बात को नहीं ध्यान देते हैं। कल हम सारे फैमिली डिनर करने वाले हैं, जहाँ पर कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अनाउंस करने वाला हूँ। तो सभी बात सुन कर के काफ़ी खुश हो जाते हैं और लिली को लगने लगता है कि शायद ये जो ग्रैंडफ़ादर है वो यहाँ पे या तो इसकी शादी अनाउंस करेंगे या तो फिर अनाउंस करेंगे कि वो फैमिली की प्रॉपर्टी डिवाइड करने वाले हैं। फाइनली अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि जॉन की फैमिली सारी आई हुई थी। फादर का कहना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी क्यों फैमिली की प्रॉपर्टी बाँट रहे हो? वो कहता है, क्योंकि मेरे पास 2 गुड न्यूज़ है, एक जॉन शादी कर रहा है और दूसरा लिली प्रेग्नेंट है। तो सब कहते तो ठीक है भाई, चलो डिवाइड करो। उनका कहना था कि 20% शेयर वो गो को दे रहे हैं, 60% शेयर वो एंजिया को देने वाले हैं, यानी लिली को देने वाले हैं, क्योंकि वो बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और शादी वाले दिन वो लिली से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराएँगे। ये सुनते उसके फादर कहने लगते हैं कि आप एक स्ट्रेंजर को अपनी कंपनी का 60% शेयर दे रहे हो, वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एंजिया थी वो जा रही होती है, तो उसे उसके टीचर का कॉल आता है। उसकी टीचर 6 महीने से बाहर थी। टीचर से बात करते-करते रोड साइड ही एंजिया खड़ी थी और वो नोटिस नहीं कर पाती है कि एक ट्रक काफ़ी तेज़ी से उसके तरफ आ रहा है और जब एंजिया का एक्सीडेंट होने वाला था, तब उसकी उसकी जो भूली हुई मेमोरी थी वो उसके सामने आती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसका और जोआन का एक्चुअल में क्या रिलेशनशिप है और वो एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हुआ था। हालाँकि उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बट उसे सब कुछ याद आ जाता है और अब वो सोच रही होती है कि वो जुआन से कैसे जा कर के मिले। दूसरी तरफ जुआन यहाँ पर जब घर आता है तो वो नोटिस करता है कि लिली हेल्पर से कितने बुरी तरीके से बिहेव कर रही है और लिली ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाती है कि जुआन इन चीज़ों को देख रहा है। जब उसका ध्यान जाता है तो वो जुआन से कहने लगती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे लिए उसे कुछ बनाने के लिए कह रही थी और वो समझ नहीं रही होती है। जुआन का डाउट और बढ़ जाता है कि वो जिस लड़की के साथ है इतने दिनों से, क्या वो अचानक से इतना बदल जाएगी? वो कहते हैं कि ठीक है, तुम पैरेंटल चेकअप कल खुद कराने के लिए चले जाना, एक्चुअल में मैं बिज़ी हूँ। लिली ये बात सुन कर के खुश हो जाती है, वो कमरे में आराम करने के लिए जाती है। जुआन अपने सेक्रेटरी को सीक्रेटली लिली को फॉलो करने के लिए बोलता है और कहता है कि इसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना? लिली को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके पैरेंटल चेकअप पर गए हुए हो। उसका सेक्रेटरी समझ जाता है कि जॉन उसे चेक कराने के लिए बोल रहा है कि लिली एक्चुअल में प्रेग्नेंट है या नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उनकी शादी का सीन। फाइनली यहाँ पर लिली रेडी थी, उसकी मॉम भी यहाँ पर आए हुए थे और वो दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। फाइनली वो शहर के सबसे अमीर लड़के से शादी करने वाली थी और इधर शादी-वादी के स्टेज पर वो लोग जाते हैं, काफ़ी देर हो जाता है, जॉन आता ही नहीं है। उन्हें लगने लगता है कि जॉन कहाँ रह गया। सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए जॉन के ग्रैंडफ़ादर स्टेज पर जाते हैं और बोलते हैं, मैंने यहाँ पर अपनी होने वाली बहू को कंपनी का 60% देने का डिसाइड किया है। और वो एंजिया को उन पेपर्स पर साइन करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही एंजिया उन पेपर्स पर साइन करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर इस तरीके से जुआन आ जाता है और कहता है, रुक जाइए ग्रैंडफ़ादर, ये लड़की उन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकती क्योंकि मैं उससे शादी नहीं कर रहा। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं और ग्रैंडफ़ादर गुस्सा करने लगते हैं कि वो ये क्या बकवास कर रहा है।
जॉन कहता है एक्चुअल में ये वो लड़की है ही नहीं जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। ग्रैंडफादर को समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है वो। लिली को लगता है कि उसका पोल यहाँ पर खुलने वाला है। जॉन बताने लगता है कि एक्चुअली में मुझे आने में देर इसलिए हुआ क्योंकि मैं जीजी के पेरेंटल चेकअप का रिपोर्ट लेने के लिए गया था। वो 2 महीने प्रेग्नेंट है और मैं एंजिया के साथ 1 महीने पहले इंटीमेट हुआ था। तो इट्स ऑब्वियस कि ये मेरा बच्चा तो नहीं है। और दूसरी बात, मुझे एक और सीक्रेट पता चला कि ये एक नहीं 2 बहनें हैं। 6 महीने पहले अचानक से लिली का खुद को हर्ट करना, आफ्टर दैट उसका जॉब पर आना और उसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज होना, मुझे तभी से उस पर डाउट था। लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा था, इसी वजह से मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये लिली है, उसकी जुड़वा बहन, और ना कि एंजिया। जब ये पोल यहाँ पर लिली का खुल जाता है तो वो शॉक हो जाती है। उसके हाथ से तो अचानक से सब कुछ निकल जाता है। कहाँ वो इतनी अमीर होने वाली थी और अब वो ना घर की है ना घाट की। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि ग्रैंडफादर को भी इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंजिया इस पार्टी में आ जाती है। उसे देख कर के उसकी मॉम कहने लगती है कि एक्चुअल में ये दोनों बहनें मतलब मेरी बेटी लिली की गलती नहीं है, गलती एंजिया की है। उसने खुद की जान तुम्हारे लिए दी थी और तुम्हें प्यार लिली से हुआ है। लेकिन ये बातें सुन कर के एंजिया गुस्सा करने लगती है कि किस हद तक गिरोगी माँ? एक तो तूने बचपन से मुझे गाँव में छोड़ दिया, गाँव में पलने-बढ़ने के लिए, और अब तुम ये कर रही हो? जोहान एंजिया को हग करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ढूँढ नहीं पाया, मैं एक्चुअल में इन सारे मैटर में फँसा हुआ था। वो कह रही होती है कि नहीं, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी सच्चाई बताती हूँ। मेरी मॉम इतनी विशियस है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया है। इतना ही नहीं, वो लोगों ने हमेशा ही मुझे नीचा दिखाया है और मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। और आज भी मेरी माँ ऐसे ही कर रही है। एक्चुअल में एक्सीडेंट के बाद मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी थी और मुझे यहाँ पर तुम याद नहीं थे। लेकिन अब मुझे तुम पूरी तरीके से याद आ चुके हो। यहाँ पर वो ये बात सुन कर के बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाता है। अब लिली को जब लगता है कि कोई उसका हेल्प करने वाला नहीं है, तो वो यहाँ पर गू को उसका हेल्प करने के लिए कहती है और कहती है, तुमने कहा था कि तुम मेरा हेल्प करोगे, तुमने मुझे इस सिचुएशन में फँसाया है। लेकिन यहाँ पर गू उसे पहचानने से मना कर देता है और कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं फँसाया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जुआन के हाथ लग जाता है गो का वो पेन ड्राइव जिसे कि वो छुपाने का कोशिश कर रहा होता है, और उसने उसे वो लिली से लिया हुआ था। अब उस पेन ड्राइव को वो प्ले करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे सच जानना था। हालांकि यहाँ पर गो नहीं चाहता था कि ये पेन ड्राइव प्ले हो, क्योंकि इसके अंदर क्या था ये बात वो बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहा होता है। जैसे ही यहाँ पर वो वीडियो प्ले होता है तो सबको पता चल जाता है कि गू और उसकी मॉम दोनों मिलकर के कुछ टाइम पहले ग्रैंडफ़ादर को रास्ते से हटाने के लिए उस पे गोली चलवाए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रैंडफ़ादर सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर जोहान के नाम करने वाले हैं। जब ये बात सबके सामने आता है तो गो और उसकी मॉम को जेल भेज दिया जाता है और लोगों ने इतना घटिया प्लानिंग यहाँ पर किया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस तरीके से जो है गो के डैड को भी अफ़सोस होने लगता है कि उसने कैसी वेश्या औरत से शादी किया था। एट द एंड यहाँ पर जोआन एंजिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो हाँ तो कह देती है, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, अपनी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद ही उससे शादी कर पाएगी। जोआन इसके सिचुएशन को समझते हुए हाँ कह देता है। उस टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर एंजिया का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। जिस दिन उसे अपने कॉलेज का डिग्री का सर्टिफिकेट मिल रहा होता है, उस दिन जोहान उसके कॉलेज आता है और अपनी मॉम का बैंगल्स उसे देते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। एंजी उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। तब तक के लिए कीप ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग।